Hello everyone. Now welcome back in lecture 5 which is mitosis M phase. हम माइटोसिस ही पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो मेटाफेज थी उसके बारे में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। मेटाफेज में हमने क्या किया था, क्रोमोसोम को हम इक्वेटर पे ले आए, मेटाफेजिक प्लेट पे लेटा दिया। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर प्लेट, यहाँ पे क्या होने वाला है, जो क्रोमोसोम है आपका, उसका जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है वो मेटाफेजिक प्लेट पे लाई करेगा, और जो पोल्स वाला रीजन है, पोल्स जो है उसकी तरफ जो है वो सेंट्रोमियर की जो आर्म्स हैं वो उसकी तरफ हो जाएंगी। और बेटा मेटाफेज वाला जो क्रोमोसोम होता है, आपको पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलते हैं हमें मेटाफेज में। एक्चुअली वल्जी सुना है ना, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप, जहाँ मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक पढ़ते हैं ना, वो हमें मेटाफेज में ही मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि विच फेज इज बेस्ट टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अगर हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, उसका शेप पता करना है, तो हम कौन से फेज को एनालाइज करेंगे, तो मेटाफेज जो है वो बेस्ट फेज मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या, एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है आपकी। हमने पढ़ा था ना, कैरियोकाइनेसिस जब करते हैं तो एनाफेज जो है सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। कुछ नहीं होता है इसमें, सेंट्रोमियर जो होता है ना वो स्प्लिटिंग कर जाता है। जो सेंट्रोमियर का रीजन है क्रोमोसोम में वो स्प्लिटिंग कर जाता है और क्रोमोसोम दो भागों में बट जाते हैं। तो क्या होता क्या है, देखो क्या होता है। एनाफेज को हमने दो भागों में बांटा है, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज में देखो क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है इससे में क्या है, स्पिंडल फाइबर है, ये काइनेटोकोर जो है इससे अटैच है। अब सेंट्रोमियर जो है ये क्या करता है, टूवर्ड्स पोल की तरफ हो जाता है, और आर्म्स जो होती हैं, जो आर्म्स टेलिंग जो है वो बिहाइंड हो जाती हैं। मीन्स एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम की तरफ उसकी आर्म्स जो होती है वो बिहाइंड रहती हैं, और जो ये जो सेंट्रोमियर है दोनों साइड, इसका भी और इसका भी, ये क्या है, पोल्स की तरफ हो जाती है। लाइन दी है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स टेलिंग, आर्म्स की जो टेल है वो बिहाइंड रहती हैं, पीछे की तरफ। ओरिएंटेशन उल्टा हो गया भैया, दो भागों में बट गया, क्रोमोसोम को फाड़ दिया हमने, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए। और हमने एस फेज में क्या किया था, एस फेज में तो हमने क्या किया था, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ाया था। देखो हम जब तक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा हुआ नहीं मानते हैं जब तक कि वो सेंट्रोमियर से स्प्लिट ना कर जाए। एना फेज में स्प्लिट कर दिया, 46 थे, हमने 92 कर लिए। 2n जो थे डिप्लॉइड सेल में वो 46 थे, यहाँ पे 92 हो गए। अब एना फेज में जो आपकी सेल है ना वो टेट्रापोलाइड हो गई, डिप्लॉइड से टेट्रापोलाइड हो गई। चलिए लेट एना फेज में देखो क्या होने वाला है। क्रोमोसोम जो है अब क्या करता है, जो स्पिंडल फाइबर हैं ये क्रोमोसोम को पुल करते हैं ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। कैसे पुल करते भाई, कोइसन पुलिन, जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है वो पुलिंग फोर्स उस पर लग जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या है, ये यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, ये एक्टिन प्रोटीन वगैरह है यहाँ पे, और इन्हीं में कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये जो यहाँ से जो माइनस वाला एंड होता है इसका, स्पिंडल फाइबर का, ये क्या होता है, ये शॉर्ट होने लगता है, ये और ये जो पॉजिटिव वाला है ये पीछे यहाँ पे खिसक खिसक के पीछे आ जाता है, तो ये फाइबर छोटे हो जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्वेश्चन लोग पूछते भाई क्यों वो फाइबर, प्रोटीन के फाइबर वो शॉर्ट कैसे हो जाते हैं एनाफेज में, अब धीमे धीमे जो पोल्स की तरफ क्यों खींचते जा रहे हैं भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यहाँ पे वर्क कर रहा है, एग्जैक्टली ये क्या है, एक्टिन मायोसिन, यही सारे तो हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, पुलिंग वाला फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो निगेटिव वाला एंड है ये यहाँ से ये टूटने लगता है, और ये जो पॉजिटिव वाला है ये पीछे की तरफ फिसलता जाता है। तो जो आपके क्रोमोसोम है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, यही है। अब बात आती है कि ये जो सेंट्रोमियर है, यहाँ से हमने कहा कि क्रोमोसोम स्प्लिट तो होते हैं, इनको कौन स्प्लिट करता है, क्या स्पिंडल फाइबर स्प्लिट करते हैं, नहीं।
एक्चुअली क्या होता है, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरह का, ये यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। तो ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे कोइसिन प्रोटीन होता है, और ये जो कोइसिन प्रोटीन होता है ये क्या करता है, ईच क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स हैं, ईच क्रोमेटिड्स को पकड़ के रखता है, ग्रैब करके रखता है कि ये अलग ना हो। तो जो कोइसिन प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है, सेंट्रोमियर रीजन में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि दो क्रोमेटिड जो हैं उनको आपस में सेंट्रोमियर से जोड़ के रखता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये सेल एनाफेज में आई, ठीक है, एपीसी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एपीसी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिवेट जो होता है ना, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ये जो क्रोमेटिन है आपस में कोइसिन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम, एक्टिवेट करता है सेपरेस एंजाइम। जैसे ही सेल एनाफेज में आई, एपीसी एक्टिवेट हो गया, एपीसी सेपरेस एंजाइम को सेक्रेट करता है, और जो आपका सेपरेस एंजाइम होता है वो डिग्रेडेशन करता है, कोइसिन को तोड़ देता है। जैसे ही कोइसिन यहां से टूटा, क्रोमेटिड्स अलग, तो क्रोमेट्स जो आपके जो क्रोमोसोम जो है ना दो भागों में टूट रहे हैं सेंट्रोमियर रीजन पे, उसका रीजन ये है कि डिग्रेडेशन हो जाता है कोइसिन प्रोटीन का, एपीसी कॉम्प्लेक्स वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। ये है इसके पीछे का साइंस, ठीक है। अब यहां पे तो भाई सारा टेट्राप्रोलाइड हो गए। अब नाउ जो एवरी क्रोमेटिन जो थे, हर एक क्रोमेटिन अब एक फ्यूचर का होने वाला क्या है, क्रोमोसोम है। एनाफेज खत्म, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। लास्ट फेज आई टीलोफेज। टीलोफेज जो है बेटा वो रिवर्स है प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या हुआ था, लेट प्रोफेज में क्या हुआ था कि आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, गोल्जी बॉडी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, डिसअपियर हो गई थी। यहाँ पे सारी जो हैं वो रीअपियर हो गई, फिर से असेंबल हो गई, डिसअसेंबल हो गई थी ना, असेंबल हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, और स्पिंडल फाइबर जो हैं आपके, इनका रोल खत्म हो गया, ये डिसअपियर हो गए। तो इसमें है आपके लाइन दी है एनसीईआरटी में, आफ्टर रीचिंग अ पोल क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और फिर से एक डिस्क्रीट यूनिट हो जाते हैं, फिर से क्रोमोसोम के धागे की तरफ हो जाते हैं, सेल डिवाइड हो गई। एक सेल जो थी जिसके क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए, न्यूक्लियस सबका इन दोनों के अंदर अलग अलग न्यूक्लियस हो गया, उनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल हो गया, और ईच एंड एवरी क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, और वो फिर से क्रोमेटिन फाइबर के लिए तैयार हो गए। अब नई सेल बनेगी भाई। अभी तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, अभी जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तब ये पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, फिर से इसमें वही इंटरफेज चलेगा, G1S G2, फिर से एक नई सेल बनाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है ना प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कंटिन्यूस, चलना ही चलना है, ठीक है। तो ये आपका टीलोफेज खत्म, और इसी के साथ आपका माइटोसिस जो कि बहुत टफ लगता है हम लोगों को, वो भी खत्म। आने वाला जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कैरियोकाइनेसिस हमने आज कर ली, मीन्स न्यूक्लियर का डिवीजन कर लिया। अब हम साइटोकाइनेसिस करेंगे, एम फेज में ही साइटोकाइनेसिस करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए साइटोकाइनेसिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।